ध्रुव राठी की हर वीडियो का हम रिव्यू कर देते हैं और 5 दिन पहले इनकी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो आई है जिसका टाइटल है एनिमल द वर्स्ट मूवी ऑफ 2023। ध्रुव राठी 22 मिनट 36 सेकंड की ये वीडियो है और इसके थंबनेल में लिखा हुआ है दिस इज कैंसर। मेरा ओपिनियन आप लोग जानते ही हैं कि मुझे कैसी लगी थी ये मूवी। हम पहले इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे और फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट इसका रिव्यू करूं। उनसे ये फील हो रहा है कि ध्रुव राठी ने इसमें बहुत सारी बात करनी चाहिए और आप सबको तो पता ही है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मूवी के लिए। वो मैंने अपना एक रिव्यू डाला हुआ है, फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट रील्स बहुत सारी चीजें डाली हुई इस मूवी से रिलेटेड, तो वो भी आप जानने के लिए देख सकते हैं कि इस वीडियो से पहले क्या पॉइंट ऑफ व्यू और इस वीडियो के बाद में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ये कोई हेट फीलिंग्स नहीं है। ध्रुव राठी का कंटेंट हम बहुत लाइक करते हैं, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट जो होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक बंदा नहीं है, ये पूरी टीम है। ही इज जस्ट द फेस। उस चक्कर में बहुत सारी चीजें ऐसी इनको सामने प्रेजेंट की जाती है जो इन्होंने सिर्फ प्रॉम्प्टर पे देख के बोलनी होती हैं और उस चक्कर में कुछ मिसहैप्स भी हो जाते हैं, हमने देखे हुए इनके, जब ये रिलीजन के ऊपर बोलते हैं और मूवीज से भी इनका थोड़ा सा लाताल्लुकी सी है। यार मैं एक बेसिक सी बात करता हूँ फिर हम वीडियो की जानिब जाएंगे। जिस चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है ना उसमें ध्रुव भाई थोड़ा सा फंस जाते हैं। जो पढ़ी लिखी बातें हैं ना उसमें बेस्ट होते हैं। इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे करने के लिए इनकी वीडियो से अच्छी वीडियो मुझे नहीं मिलती, लेकिन जहां अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना इनपुट देना होता है ना उधर ये डामाडोल हो जाती है इनकी चीज। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि ये पोल्स अपार्ट चले जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई मैं अगेंस्ट जाऊंगा तो शायद तभी व्यूज आएंगे। तो खैर पहले वीडियो देखते हैं और आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, एक लड़का जिसे अपने पिता का प्यार नहीं मिलता या तो उसका पिता उसकी। यार ये तो वैसे बेसिक है, किसी भी लड़के को देसी कंट्रीज में तो अपने पिता का प्यार नहीं मिलता क्योंकि वोकल ही नहीं होते उसके लिए, वो कन्वे ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कल्चर में हमारी सोसाइटी में इस चीज को कंसिडर ही नहीं किया जाता है कि यार किसी से अपना प्यार जाहिर करना है। ये तो हर घर की कहानी है। आगे बोलो ध्रुव भाई। या तो उसका पिता उसकी जिंदगी से एब्सेंट रहता है या फिर उसके साथ बड़ी सख्ती से पेश आता है। इसकी वजह से बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस बन जाती हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि कई रिसर्च पेपर्स ने इस चीज को साबित किया है दोस्तों। कई स्टडीज दिखाती हैं पिता का एब्सेंट होना बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देता है। दूसरी कुछ स्टडीज दिखाती हैं हार्श पेरेंटिंग यानी बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर जगा सकता है। आप शायद सोचोगे कि यार हार्श पेरेंटिंग तो बड़ी कॉमन चीज है, ये कैसे हो सकता है। मैं कहूंगा कि अपने आसपास देखो, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और एग्रेसिव बिहेवियर होना ये भी बड़ी कॉमन चीजें हैं लोगों में। इतना ही नहीं, कई रिसर्च पेपर्स तो ये भी दिखाते हैं कि एक केयरिंग फादर का ना होना एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है किसी के क्रिमिनल बनने में। अब ये सोचकर देखो दोस्तों, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर अगर कोई फिल्म बनाए तो सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक मास्टरपीस फिल्म हमारे सामने ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं द व्हाइट रिबन की। Morgen, sobald ihr durch die Züchtigung gereinigt sein werdet, wird eure Mutter euch erneut dieses Band umbinden und ihr werdet es tragen, bis wir durch euer Verhalten erneut Vertrauen gewinnen können in euch. द व्हाइट रिबन इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता 2009 के कैन्स फिल्म फेस्टिवल में। इसके अलावा इसने इंटरनेशनल क्रिटिक्स प्राइज, बेस्ट फिल्म एट यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स, 10 से ज्यादा जर्मन फिल्म अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए। लेकिन ऐसी लाजवाब फिल्में इस सेंसिटिव टॉपिक पर इंडिया में भी बनी है, जैसे कि गोविंद निलानी की अर्ध सत्य। भागने गया तुम, मैं क्या आपकी बीवी हूं? मैं अपनी मर्जी से जीता हूं, किसी और की मर्जी का गुलाम नहीं हूं मैं। ये बात ध्यान में रखकर बात कीजिए। या फिर विक्रमादित्य मोटवाने की उड़ान फिल्म। अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? इस मुद्दे पर कई बढ़िया और फेमस गाने भी बने हैं, जैसे कि ये वाला। इसके लिरिक्स में कहा गया है, बच्चे पैदा करना तो लोगों को आता है लेकिन पापा बनना उन्हें नहीं आता। अब इमेजिन करके देखो दोस्तों, अगर इसी सेंसिटिव कॉन्सेप्ट को कोई इनसेंसिटिव डायरेक्टर उठा ले, एक ऐसा डायरेक्टर जिसने रिग्रेसिव और माइसोजिनिस्टिक फिल्म बनाई है कबीर सिंह जैसी, फिर क्या होगा। ये भी चीज हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका नतीजा होगा ये एनिमल फिल्म। बॉलीवुड ने घटिया फिल्में तो बहुत बनाई हैं, लेकिन ये एनिमल फिल्म बड़ी खास है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा क्रिंज फेस्ट है जो हमारे समाज के लिए कैंसर है।
इस बात को सुनकर कुछ लोगों का इंस्टेंट रिएक्शन होगा कि इस तरीके से एग्जैजरेट करना बंद कर, फिल्म ही तो है, इतना वोक बनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इसके अलावा कितनी वायलेंट फिल्में आई हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, किल बिल, पल्प फिक्शन, उन फिल्मों का क्या। और वैसे भी फिल्म में वायलेंस देखने से कोई खुद से वायलेंट थोड़ी ना बन जाता है। डायरेक्टर की अपनी इंडिविजुअल मोरालिटी होती है, उसका अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। तुम किसी फिल्म को ऐसे क्रिंज फेस्ट कैंसर कैसे बोल सकते हो? मैं कहूंगा रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से आपको इस वीडियो में। और ना सिर्फ इस एनिमल फिल्म की प्रॉब्लमैटिक चीजों के बारे में, बल्कि इसके अराउंड जो पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पर, अल्फा मेल्स, फेमिनिज्म, ये सारी चीजें समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मुझे यकीन है आपको याद होगा निर्भया केस के बारे में, 2012 का वो केस जिसकी खबर सुनकर पूरा देश शॉक्ड रह इसका इससे क्या ताल्लुक है भाई? गया था। उस वक्त एक महिला थी मधुमिता पांडे नाम से, जो अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रही थी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। एक सवाल उनको बड़ा सता रहा था, कोई भी इंसान ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? उन्होंने सोचा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्यों ना ऐसे लोगों से खुद जाकर बात करी जाए जो ये काम करते हैं, क्यों ना तिहाड़ जेल के कैदियों से बात करके एक सर्वे किया जाए। इसी के चलते उन्होंने AI जनरेटेड फोटो थी ये। 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट और 65 कन्विक्टेड मर्डरर्स से जेल में बात करते वक्त इन्होंने एक बड़ा क्लियर डिफरेंस देखा। जो मर्डरर्स थे, ज्यादातर मर्डरर्स में कुछ हद तक रिग्रेट की फीलिंग थी। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने किसी की जिंदगी तबाह कर दी है। कुछ को ज्यादा अफसोस था, कुछ को कम अफसोस था, लेकिन ज्यादातर मर्डरर्स में कोई ना कोई डिग्री ऑफ रिग्रेट जरूर था। लेकिन जब उन्होंने रेपिस्ट से जाकर बात करी, उनमें से ज्यादातर के मन में कोई भी रिग्रेट की फीलिंग नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था। यही चीज हमने उस डॉक्यूमेंट्री में भी देखी थी, निर्भया कांड पे बनाई गई जो डॉक्यूमेंट्री थी इंडियाज डॉटर। इसमें रेपिस्ट का जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि लड़की बाहर क्यों गई थी रात को इतनी लेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उन्हें उसे सबक सिखाना था। इंटरव्यू में ये चीज बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने जो किया उन्हें उस चीज का कोई रिग्रेट नहीं था। ये देखकर मधुमिता के मन में सवाल आया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये रेप कॉन्विक्ट्स क्यों अफसोस की कोई फीलिंग नहीं दिखाते। इन्होंने 2 क्वेश्चनएयर करवाए उनसे, MMIS मल्टीकल्चरल मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी स्केल और एक एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन टेस्ट। इन सवालों के जवाब दिए तो पता चला कि इन लोगों की जो राय है औरतों के बारे में वो हाईली रिग्रेसिव है, बहुत ही पिछड़ी हुई सोच है औरतों को लेकर। मधुमिता की रिसर्च इकलौती नहीं थी इस चीज को लेकर, ऐसी ही रिसर्च इंडिया के बाहर भी बहुत करी गई है। सूजन ब्राउन मिलर ने अपनी 1975 की बुक अगेंस्ट आर। लेकिन कहना क्या चाहते हो? रेप कैसे, मतलब कैसे जोड़ रहे हो आप ये फिल्म को? मुझे समझ नहीं लग रही। विल मैन वुमेन एंड रेप में यही चीजें बताई थी। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि रेप डराने का, इंटिमिडेशन का एक प्रोसेस है। अक्सर रेपिस्ट अपनी पावर एक्सर्ट करना चाहते हैं कि वो ऊपर है, औरतें उनके नीचे हैं। सूजन के अलावा रिचर्ड जॉनसन, डैनियले कुज़मेन और रेबेका विस्नेंट जैसी कई रिसर्चर्स की यही फाइंडिंग्स रही हैं कि बलात्कार का कारण एक अत्यधिक यौन की इच्छा नहीं होती, बल्कि बलात्कारी 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, दूसरे वो जो क्रोध निकालने के लिए ये करते हैं, और तीसरे जो सेडिस्ट क्रूर लोग होते हैं। लेकिन इन तीनों में कॉमन बात ये है कि ये सब के सब औरतों को अपने से इंफीरियर मानते हैं। अगला सवाल ऑब्वियसली यहाँ पर ये उठता है, मैं वही कहना चाहूँगा फिर से कि भाई इस सारे टॉपिक में मैं ये आपकी जो रेप से रिलेटेड आप बातें कर रहे हो उनसे तो मैं एग्री कर रहा हूँ, पर ये मूवी से कैसे रिलेट हो रहा है मुझे नहीं समझ लग रही। अभी 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मूवी से रिलेटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था ना, वो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि वो अपनी बहनों को कैसे इनकरेज करता था, वो तो नहीं है किसी को कम समझ रहा था। तो ये कैसे, आगे देखते हैं कि ऐसी रिग्रेसिव सोच आती कहां से, और इसका सही जवाब है दोस्तों हर जगह से। एक कहावत है जो यहाँ अक्सर कही जाती है, अ मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि एक आदमी का बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी आइडेंटिटी उसके आसपास के माहौल को देखकर बनती है। और ये माहौल हर चीज से बनता है। पेरेंट्स जिस तरीके से आपका फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, टीचर्स, बर्ताव होता है आपको लेकर, आपके स्कूल में जो टीचर्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपके दोस्त जिस तरीके के होते हैं, बाकी और जो आप एक्सपीरियंस करते हो अपने आसपास की एनवायरनमेंट में। इसके अलावा मास मीडिया का भी एक बड़ा फैक्टर है। अब हो गया। जो खबरों में आप सुनते हो, जो किताबें आप पढ़ते हो, जो रेडियो में आप सुनते हो, जो टीवी पर एड्स आप देखते हो, सोशल मीडिया पर जो आप चीजें देखते हो, जो गाने आप सुनते हो और जो फिल्में आप देखते हो, इन सब चीजों का एक असर पड़ता है, जिससे कि एक इंसान की आइडेंटिटी बनती है, उसका बर्ताव दिखता है। कुछ चीजें आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि क्या पढ़ना है, क्या देखना है, लेकिन सभी चीजों का एक सबकॉन्शियस असर पड़ता है आपके दिमाग पर, नो डाउट, जिसका आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा।
सारे पॉइंट सही हैं, पर कहना क्या चाह रहे हो ध्रुव भाई? अब कुछ लोग इस बात का काउंटर करेंगे ये कहकर कि देखो मैं तो गैंगस्टर की फिल्में देखता हूं लेकिन मैं तो गैंगस्टर बना नहीं। इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने भी सेम आर्गुमेंट दिया था एक इंटरव्यू में। अनुपमा चोपड़ा ने उनसे पूछा कि कबीर सिंह जैसी फिल्मों का समाज पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन्होंने गैंगस्टर फिल्में देखी हैं लेकिन वो तो कोई एक गैंगस्टर बने नहीं उसे देखने के बाद। I grew up watching Gang Leader, Gakamoguru, Parinda, Hamlakan, Teza, and me and my brother never became gangsters after watching Parinda. अब देखो दोस्तों वही बात है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो मैं तो डीप फ्राइड छोले भटूरे खाता हूँ जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझे तो कोई हार्ट अटैक हुआ नहीं। पॉइंट यहाँ पर ये कि एक प्लेट डीप फ्राइड छोले भटूरे खाने से किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन हफ्ते This video is all over place, man. डीप फ्राइड चीजें खाते रहोगे तो जरूर किसी दिन हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हार्ट अटैक नहीं भी आया तो। सिमिलरली अगर कोई कहता है कि मैं तो देखो ऐसे क्यों लग रहा है कि फॉर द सेक ऑफ व्यूज ये वीडियो बनाई गई है? वो 1 घंटे के लिए जिम होके आया आज लेकिन मेरा वेट तो कम हुआ नहीं। यहाँ बदलाव आता है छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस से, बूंद बूंद से ही पूरा सागर बनता है। सेम चीज फिल्मों के बारे में भी कही जा सकती है। एक गैंगस्टर की फिल्म देखकर कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता, ना ही कोई एक अच्छी फिल्म देखकर महात्मा बन जाता है, लेकिन छोटा छोटा इंक्रीमेंटल चेंज जो आता है वो एड अप होता चले जाता है जिंदगी में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वेट लॉस तो यही तो रीजन है ना कि वीडियोस के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है मूवीज के ऊपर, कि बच्चों को कौन सी मूवी दिखानी है कौन सी नहीं दिखानी है, इसलिए तो ये ए रेटेड मूवी है, सिंपल इज दैट। वाले वीडियो में मैंने ढेर सारे अलग अलग फैक्टर्स की बात करी थी, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस फ्री होना। मैंने कहा था वेट लॉस इन सभी फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली एक बच्चे की जिंदगी में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके पेरेंट्स उसका ढंग से ख्याल रखते हैं, उसके टीचर्स उसे प्यार से पढ़ाते हैं, उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, उसे आदतें हैं अच्छी किताब। बीइंग अ 19s किड हम लोगों को ये चीज़ें नहीं मिली भाई, हम लोगों को स्कूलों में पाइपों से मारे पड़ी हुई हैं। उस टाइम का ये था। अब बच्चों को भाई बड़ा तरीके से पढ़ाया जाता है और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन उस टाइम में और था सिस्टम, अब और सिस्टम है। अबे पढ़ने की वो एजुकेटेड है, लॉजिक से सोचता है, इंटेलेक्ट से काम करता है, तो एक प्रॉब्लमैटिक फिल्म देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा, एक उल्टा केस इमेजिन करो। एक लड़का है मुन्नू, जिसके घर में उसके पिता उसकी माँ को मारते पीटते हैं। उसकी बहन मुन्नू मुझे बताओ कितने साल का है और वो फिल्म देखने गया क्यों है? जब ये फिल्म ए रेटेड है, बच्चों के लिए है ही नहीं, तो ये मुन्नू फिल्म देखने क्यों गया अगर ये देखने गया है तो? बहन को बाहर पार्टी करने जाना अलाउड नहीं है, लेकिन उसे खुद अलाउड है। यूट्यूब पर मुन्नू छपरी यूट्यूबर्स को फॉलो करता है जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। बहुत गलत है। मैं यही रीज़न है कि मैंने अपने घर के बच्चों को यूट्यूब किड्स हार्डली सजेस्ट की हुई है। मैंने सबको जॉब दी हुई है कि किसी ने अगर यूट्यूब किड्स के अलावा कुछ देखा तो वो बैन हो जाएगा। तो मेरे कज़न्स जो जितने भी घर के बच्चे हैं वो यूट्यूब किड्स पे मैंने शिफ्ट किए हुए हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ करें। छपरी यूट्यूबर्स वाकई इस टाइप के जो औरतों को बहुत ही सब्जेक्टिव कर देते हैं और बहुत ही एक अजीब सी उनकी इमेज बना देते हैं, वो बच्चों के लिए सही नहीं है। एग्री ऑन दैट। ये कहते हैं कि देखो लड़कियों में दिमाग नहीं होता, उनका काम बस घर पे काम करना होता है। इंस्टाग्राम पर मुन्नू एंड्रू टेट जैसे लोगों को फॉलो करता है जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मिसोजिनी के सिंबल बने बैठे हैं। अब इसमें मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि एंड्रू टेट्स की अगर आपने प्रॉपर बातें सुनी है तो इस तरह की कई बातें हैं ही नहीं। वो औरतों की अपनी एक रिस्पेक्ट है भाई, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैंस आर मेंट टू बी द अल्फाज। सिमिलर बातें वहीं से भी सुनता है। इसके अलावा जब मुन्नू गाने सुनता है तो गानों में भी यही औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन सुनने को मिलती है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटका अल्कोहल से कॉपीराइट आया, ब्लर किया है। पर ध्यान दिया है, मैं हूँ वुमेनाइजर, मुझसे अकेले में मत मिल, सिलिकॉन वाली लड़की को। यार ये जिस टाइम में गाने आए थे ना, हम लोगों को इनके मतलब ही नहीं पता होते थे, तो ये चल गए। ऑब्वियसली अब इस तरह के गाने नहीं चलेंगे, क्योंकि जिस तरह के गोविंदा के कॉमेडी जोक्स चल गए ना 90s में, 80s में, 70s में, वो अब नहीं चल रहे। वरुण धवन रीमेक भी कर रहे हैं अपने पापा के साथ, लेकिन वो नहीं चल रहे, क्योंकि वो चीज़ें उस टाइम में हमें ही शऊर नहीं था, हमें ही अक्ल नहीं थी। लेकिन अब ये वुमेनाइजर और ये सारे गाने ऑब्वियसली अब नहीं चलते भाई, क्योंकि हम बीइंग ऑडियंस, बीइंग अ ह्यूमन ग्रोन अप हो चुके हुए हैं, मैच्योर हो चुके हैं। ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं, मैं हूँ शेर घास चरता नहीं, तू है जानता मैं हूँ शिकारी, तुझे खा जाऊंगा सारी की सारी। मुझे लिरिक्स बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है। यूनिसेफ ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया कि यार लेकिन 10 मिनट की वीडियो होगी, मूवी से रिलेटेड कोई
ऐसे मास मीडिया में औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन उनके खिलाफ वायलेंस का कारण बन जाती है। फिर मुन्नू जब अपने घर में होता है अच्छा, मुन्नू वापस आ गया। तो पीछे बैकग्राउंड में न्यूज चैनल्स चल रहे होते हैं। वहां वो किसी पॉलिटिशियन को कहते हुए सुनता है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को गलत है, घर से बाहर नहीं निकलना गलत है। चाहिए। फिर टीवी पर बीच में जब एड्स आती हैं लेकिन भाई मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ कि मुझे भी डर लगता है बाहर निकलने में रात के टाइम। मैं भी कहता हूँ क्योंकि दुनिया भाई सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, डिफिकल्ट प्लेस लड़कों के लिए भी है। बस यही होता है कि टाइम होता है कि यार अपनी बहनों, माओ, बीवी, बच्चों के लिए मर्द बाहर निकलता है, नहीं तो सेफ्टी किसी के लिए भी नहीं है इस दुनिया में। तो उन एड्स में भी यही औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन गलत है, दिखाई जाती है। एक गलत परफ्यूम है। की एड जिसमें एक लड़की आ रही है और 4 लड़के कहते हैं कि एक एक शॉट ले, लड़की घबरा जाती है और फिर दिखाया जाता है कि ये तो परफ्यूम की बात कर रहे हैं। और इन सब चीजों के बाद गलत। जब मुन्नू मैंने देखी नहीं सिनेमा हॉल एड में पर। फिल्म देखने जाता है तो आ गई बात, मुन्नू सिनेमा हॉल में ये वाली फिल्म देखने क्यों गया? तो उसे एनिमल जैसी फिल्म देखने को मिली। मुन्नू को अलाउ ही नहीं थी फिल्म देखनी। अलाउ थी सैम बहादुर देख लेता, जाके नेटफ्लिक्स के ऊपर वो एक अमेज़न सीरीज आई थी धतूरा, उसी दिन मैंने देखी थी, रिव्यू किया हुआ, वो देख लेता। लेकिन ये मूवी देखने क्यों गया? मुन्नू को तो अलाउ ही नहीं थी ये मूवी देखना, ए रेटेड थी। मैं यही चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि हॉलीवुड साइड पे ना मूवीज़ को रेट किया जाता है ना, वो बहुत ही एक्यूरेट रेटिंग है, पीजी होगी, आर रेटिंग हो गई, सब ना एक लेवल बनाए हुए हैं, वो अलाउ किया जाता है कि उनको फॉलो किया जाए। अगर बॉलीवुड की तरफ से भी ये चीज़ें फॉलो होंगी तो वो बेहतर होगा, और फिर ये चुन्नू मुन्नू जो भी है इस तरह के बच्चे जाके ये एनिमल मूवी नहीं एक देख ऐसी सकेंगे। फिल्म जिसमें प्रोटैगनिस्ट अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ देता है, कभी गला पकड़ लेता है, कभी उस पर बंदूक तान देता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी पत्नी ने भी तो उसको थप्पड़ मारा। लेकिन यही तो बात है कि आदमी औरत को या औरत आदमी को क्यों मारे, दोनों किसी भी गलत साइड है। से हो रहे वायलेंस को क्यों ग्लोरीफाई किया। पॉइंट है, क्योंकि संदीप बांगा के लेकिन अनुसार वो चुन्नू क्यों गया है देखने फिल्म? प्यार नहीं होता जब तक आप अपने लवर को मार नहीं सकते। मजाक नहीं कर रहा मैं। संदीप बांगा हाँ, ने ये गलत actually बात चीज है। कही थी एक इंटरव्यू में सीरियसली। When you were भाई मेरी तो फैमिली की तरफ से ये है कि जिस दिन हाथ उठा लिया उस दिन ख़त्म है, तुम्हारी मर्दानगी ख़त्म है। मुझे ये बचपन से बताया हुआ है कि मर्द वो है जो औरत पे हाथ नहीं उठाता, तो औरत भी ऑब्वियसली फिर मेरे पे हाथ नहीं उठाए भाई। हमारे वैसे सोसाइटी में एक चीज़ हो गई कि पहले कहते थे अपने घर के लड़कों को समझाओ, लड़कों को समझाओ, मर्दों की परवरिश करो, बच्चों की परवरिश करो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी फैमिली ने मेरी बड़ी अच्छी की है। लेकिन मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं बाहर निकलता हूँ ना, तो अब लड़कियों में वो परवरिश नहीं है। लड़कियां मिसबिहेव कर रही होती हैं, रूड हो रही होती हैं, बदतमीजी हो रही होती हैं, थप्पड़ भी जड़ रही होती हैं, तो वो लड़कियों की भी फिर होनी चाहिए। दोनों साइड से ताली बजती है भाई। deeply in love, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. अब स्लैपिंग में ना 2 टाइप की स्लैपिंग होती है। एक तो ये जो मूवी में दिखाते हैं, वो वाली जो मैं दूसरी वीडियोस में देखते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, वो एक लैदा स्लैपिंग है। फिल्म में रणविजय इतने मास मर्डर करता है लेकिन उसकी पत्नी गीतांजलि कभी उसे छोड़ने का नहीं कहती। भाई वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है पूरी फिल्म में। पहले उसके बाप के ऊपर हमला हुआ, फिर उसने मारा जाके। उसके बाद तो वो जो 200-300 लोग मारे, वो तो सारे उसकी बिल्डिंग में घुस गए थे। उसके प्रिकॉशन में फिर उसने चीजें की हैं, तो वो तो सेल्फ डिफेंस में था बंदा पूरी फिल्म में। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है तो वो रणविजय को कहती है कि उस लड़की को जाकर मार दो। पागल हो गया तू? इलाज करा हाँ। ले। रणविजय को फिल्म में एक बेटी का बाप दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद वो मेंस्ट्रुएशन के डिस्कम्फर्ट का मजाक उड़ाता है। अपनी वाइफ को कहता भाई उसकी सिचुएशन देखो यार, हर चीज में से नेगेटिव चीजें उठाते रहोगे तो फिर कैसे चलेगा ध्रुव भाई? अपनी वाइफ को कहता है कि ये मर्दों की दुनिया है। अपनी लवर को कहता है कि मुझसे मोहब्बत है तो मेरा जूता चाट। फिल्म में दिखाया गया चाटने थोड़ी दिया उसने, वो यार वो जो सीन था ना, पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि उस टाइम में ना खुद बहुत इमोशनल था, क्योंकि एक फीलिंग तो डेवलप हो गई थी। उसने अपनी बीवी को भी वादा किया हुआ था कि मैं कुछ भी हो जाए धोखा नहीं दूंगा, लेकिन अपने पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो इतना कमिटेड था कि उसने वो चीज वहां तक पहुंचाई। लेकिन फिर उसने बाद में उस पर एक्शन लिया, और अगर वो रियल में इवल होता तो वो चटवाता बूट, लेकिन वो उठ के चला गया। लेकिन उसको फील हुआ ना कि वो लड़की वाकई मेरे लिए इंटू हो चुकी हुई है, और फिर उसने बाहर जाके भी बोला कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, ये जहां जाना चाहती है इसको भेज दो इज्जत से। और क्या चाहिए यार? कि ये बंदा डैडी इश्यूज से सफर कर रहा है, इसे अपने बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन यही रणविजय अपने बच्चों को सेम तरीके से इग्नोर करता है। अब इन सारी चीजों को फिर भी कुछ हद हम वही बन जाते हैं जिससे हम नफरत करते हैं, सिंपल इज दैट। तक जस्टिफाई किया जा सकता था अगर फिल्म में दिखाया जाता कि ये एक मेंटली इल इंसान था। और हाँ भाई, मेंटली इल था। थ्रू आउट फिल्म में अनरेस्ट स्टेट पे था, उसके अंडरवेयर उसको तंग कर रहे थे, उसको चीजें वैसे चाहिए थी, उसके पापा गलत हाथ यूज कर रहे थे तो उसको इरिटेशन हो रही थी, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज थे उसको।
वो अनरेस्टेड स्टेट पे था, वो उसको सुकून ही नहीं कहीं मिल रहा था। आपने ये चीज नोटिस ही नहीं की। अब बर्फी मूवी अगर आपने देखी है, उसमें उन्होंने कहीं नहीं बताया कि उसको क्या बीमारी है। कई फिल्मों में हमें नहीं बताया जाता कि उस बंदे को क्या बीमारी है, आपको खुद पकड़ना होता है भाई। बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म के आखिर में कोई रिडेम्पशन नहीं दिखा। रिडेम्पशन थी ही नहीं उस करेक्टर के लिए। वो जिस बंदे के लिए अपने बाप के लिए पूरी फिल्म में करता रहा, एंड में पता चला वो मरने वाला है, सिंपल बात ही खत्म। उसको हैप्पी एंडिंग ही नहीं मिली, बीवी उसकी छोड़ के चली गई, बच्चा उसका तड़प रहा था उसको मिलने के लिए, लेकिन फिर उसको रियलाइज हुआ कि यार मेरा बेटा मेरे लिए तड़प रहा है। फिर एक सीन आता है जिसमें वो लड़ रहे होते हैं और उसकी बेटा उसको बोलते हैं पापा आप डायरेक्टर नहीं आप हीरो। तो वो एक सेकंड के लिए वो रेस्ट पे आ जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है कि यार ये तो मैं अपने बाप से एक्सपेक्ट करता था, ये मेरा बेटा मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ को 360 टर्न करता है। फैट हुआ होता है, मोटा हुआ होता है, ऑपरेशन ही करवा रहा होता है दिल का, फिर उसके बाद वो ऑपरेशन करवाता है, बॉडी टोन करता है। वो अपने बेटे को देख के वो सब उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं कि यार मेरे जो पापा ने मेरे साथ किया वो मेरा बेटा मेरे साथ कर रहा है। रिडेम्पशन फिर भी नहीं उसको मिली, एंड में बीवी उसको छोड़ के चली गई, बाप उसका पता नहीं मर गया या अगले पार्ट में रखेंगे, जो भी है। तो देयर इज नो रिडेम्पशन फॉर हिम। रणबीर कपूर की एक्टिंग में कुछ भी हाँ, अगर रिडेम्पशन होती तो फिर मैं शायद इनके साथ होता कि यार ये क्या तरीका है, इतना बुरा करने के बाद उसको एंडिंग में हैप्पी एंडिंग मिल गई है। पर इतना बुरा था भी नहीं यार। मुझे लग रहा था कि वो पूरी फिल्म में साइकोलॉजिकल इश्यूज थे उसको, लेकिन वो पूरी फिल्म में अपने पापा की तरफ से डिफेंसिव मोड पे ही था वो। ऐसा नहीं है जिसे देखकर लग सके कि एक मेंटली इल इंसान था। इसलिए ये सब मिसोजिनी हाँ और भाई। मैस्कुलिनिटी एक प्रवचन की तरह दी जाती है। फिल्म का हीरो कुछ ऐसा है जो ये सारी चीजें करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को जैसे अल्फा मेल की तरह दिखाया जा रहा। मुन्नू की जिंदगी में पूरा माहौल ही ऐसा है, हर जगह रिग्रेसिव व्यूज, औरतों की ये ऑब्जेक्टिफिकेशन पुन्नू की जिंदगी में उसके पेरेंट्स की बैड पेरेंटिंग है, सिंपल इज दैट। औरतों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाना। और इसके बाद कोई कहता है कि एक फिल्म से क्या फर्क पड़ता है। एक फिल्म से फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा माहौल ही यहाँ पर बिगड़ तो वो माहौल उसकी फैमिली ने बनाया हुआ है, इसमें वो वोंगा साहब की मसला नहीं है। हुआ है और इस माहौल को बरकरार रखने का काम कर रही हैं ऐसी फिल्में। इसलिए मैं कहता हूं कि एनिमल जैसी नहीं फिल्में ध्रुव भाई गलत बोल समाज रहे के हो। लिए कैंसर है। ये चीज तो वैसे आपको फिल्म का पोस्टर देखकर ही पता लग जानी चाहिए। जब फिल्म का हीरो यहाँ पर कैंसर को प्रमोट करेगा स्मोक करते हुए, तो और क्या ओ एक्सपेक्ट कर भाई, सकते हो। कैंसर को प्रमोट वो तब कर रहा होता अगर फिल्म के दौरान एक भी सीन ना होता जिसमें कोई उसको रोक रहा होता। वो पी रहा है, उसको सारे उसके घर वाले रोक रहे हैं कि भाई तू मर जाएगा, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। वो उसकी नई गर्लफ्रेंड आई, वो उसको तक रोक रही है, उसकी बीवी उसको रोक रही है, उसका बाप उसको रोक रहा है, डॉक्टर उसको रोक रहे हैं। मैसेज तो ये जा रहा है कि नहीं पीना मर जाओगे। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन एक और फिल्म रिलीज हुई थी सिनेमा हॉल्स में, सैम बहादुर, हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर। दोनों फिल्मों के हीरोज में कॉन्ट्रास्ट देखो कितना बड़ा है यहाँ पर। सैम बहादुर एक ऐसे जाबाज असल जिंदगी के हीरो तो मैंने वही बोला ना, वो देखनी चाहिए थी वो पुन्नू को चुन्नू को। बांग्लादेश में हो रहे एक भयंकर जेनोसाइड पर रोक लगाई। खुद ही सोचकर देखो, मैस्कुलिनिटी का सिंबल यहाँ पर सैम बहादुर जैसे लोगों को होना चाहिए या फिर कबीर सिंह या रणविजय जैसे कैरेक्टर्स। यही तो ब्यूटी ऑफ सिनेमा है ना कि दोनों फिल्में एक दिन रिलीज हुई हैं, बच्चे उधर चल जाएं, बड़े इधर आ जाएं, बात खत्म। अच्छा, इस फिल्म की कहानी पर आए तो कई साल पहले मारियो पुजो ने एक नॉवल लिखी थी द गॉडफादर। फेमस डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने इस एक किताब पर 3 फिल्में बनाई गॉडफादर के नाम से, जो बड़ी हिट हुई। लेकिन उसके बाद से इसे कितनी ही इंडियन फिल्मों ने कॉपी किया है। हर जगह कॉपी होता है, दयावान सिर्फ इंडिया में नहीं, हॉलीवुड में भी अभी तक कॉपी होता है। और अब एनिमल भी। ये फिल्म कितनी ओरिजिनल है और कितनी कॉपीड है आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। गॉडफादर का जो प्लॉट है उसमें एक गैंगस्टर होता है वीटो नाम से, जो अपना बिजनेस एम्पायर चला रहा होता है। उसका छोटा बेटा माइकल उससे बाहर रहता है अमेरिका में, लेकिन जब एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है वीटो के ऊपर तो माइकल वापस लौटता है और इस गैंग को ज्वाइन करता है। उसे देखकर पता चलता है कि उसके बहन के हस्बैंड कार्लो एक गद्दार हैं, तो वो कार्लो को मरवा देता है और उसके बाद वो बाकी गैंग्स के साथ लड़ने लग जाता है। गॉडफादर जो फिल्म थी वो गैंगस्टर जॉनरा की थी, लेकिन संदीप वांगा रेड्डी ने सोचा कि मुझे एक 300-400 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बनानी है, तो उन्होंने अपनी पुरानी फिल्म कबीर सिंह का जो कॉन्सेप्ट था वही कॉपी कर लिया। एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट होगा अपनी फिल्म में जो नायक नहीं खलनायक हूं मैं वाली बात। अब कबीर सिंह में कबीर जो था ना, वो साइकोलॉजिकल उसको इश्यूज नहीं थे, वो स्टबन था। ये स्टबन नहीं था, इसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वाली बात करेगा। शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अल्फा मेल जैसा दिखता है, वो बहुत ज्यादा स्मोक करता है और मुझे ऐसे बंदे को बड़ा कूल दिखाना है। और फिर जब पता होता है कि फिल्म में वायलेंस दिखाने से फिल्म ज्यादा चलेगी तो वायलेंस को और बढ़ा दो।
जितना ज्यादा खून खराबा हो सके उतना खून खराबा दिखाओ। अनुपमा चोपड़ा के साथ इंटरव्यू के दौरान संदीप ने कहा था कि उनकी अगली फिल्म और भी ज्यादा वायलेंट होगी। कुछ लोग कबीर सिंह को वायलेंट बुलाते हैं, लेकिन वो दिखा देंगे कि अच्छा, और ये वाली violent फिल्म की बात हो कितनी रही है। वायलेंट हो सकती है। मुझे It's a bit लगा more अगली because जो आ as रही they're है। calling this film as a violent film, I want to tell them, I'll show them what violent film will be. तो जब बात ये ही जब एनिमल कर फिल्म दी, आई, जब उसने बोल ही दिया कि अगली फिल्म वायलेंट होगी तो बात खत्म। उसने यहाँ तो आपसे छुपाई हुई है बात, आप एकदम से गए, आपको ट्रेलर दिखाया 3 इडियट्स का और उधर जाके आपको एनिमल दिखा दी, तो फिर तो गलत होता ना। ये गलत नहीं हुआ इसमें कहीं। तो इनके फैंस इसी क्लिप को शेयर कर रहे हैं कि देखो संदीप ने दिखा दिया कि वायलेंट फिल्म क्या हो सकती है। अब ऐसी फिल्मों के फैंस के बारे में भी एक बड़ी खास बात होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैंस ऐसी फिल्मों के ही होते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की तरफ से मीडियोकर फिल्में तो काफी आई हैं, चाहे अभी हाल ही में रिलीज हुई तेजस हो, शहजादा हो, या रणबीर कपूर की पिछली फिल्म शमशेरा हो। इन सभी फिल्मों को नेगेटिव रिव्यूज मिले, ऑडियंस ने जमकर इन्हें क्रिटिसाइज किया, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम हुई इस क्रिटिसिज्म से? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया जाता है तो कुछ लोग बिल्कुल टूट पड़ते हैं। यार कबीर सिंह टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो उस लेवल पे हिट भी नहीं की थी। एनिमल मूवीज में जो मैंने इश्यूज थे ना, मैंने वो भी पॉइंट आउट किए हैं, वो आप देख सकते हो, और मैंने मेरी पूरी वीडियो में इश्यूज ही पॉइंट आउट किए हैं। लेकिन फिल्म इतनी बुरी नहीं है जितनी इसको बैश किया जा रहा है। फिल्म क्रिटिक सुचरिता त्यागी ने कहा कि यह फिल्म एंटरटेनिंग नहीं है, और इस फिल्म के फैंस ने जाकर उनकी ट्विटर पर उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। ओ भाई, गालियां ये आप छोड़ दो, वो मैं अपनी फोटो लगाता हूँ मुझे गालियां पड़ रही होती, क्या बात कर रहे हो यार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोगों को इन फिल्मों में अपनी वैलिडेशन, मैं अपने किसी दोस्त की शादी पे ना जाऊं तो मुझे नीचे गालियां पड़ रही होती हैं, तू टू फेस दोस्त है। भाई अपनी लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन गालियां पड़ रही होती हैं तो क्या मतलब है। मिलती है टॉक्सिसिटी की। तो वो एक ऐसे असामाजिक टाइप के तत्व होते हैं, तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अगर हमारी फिल्मों में इस तरह के किरदार दिखाए जाते हैं तो उनको अपने उस व्यवहार के लिए जस्टिफिकेशन मिल जाती है। नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं मिलती, हम बल्कि मैं सीख रहा हूँ कि इस तरह का नहीं बनना भाई। उसका बाप अमीर है, उसने उसके सर पे हाथ रखा हुआ, इसलिए पुलिस नहीं आ रही। मेरी तो गांड तोड़ देंगे पुलिस वाले आगे अगर मैं ये हरकत करूंगा तो। मेरी फैमिली एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, अच्छी पोस्ट पे लोग हैं मेरी फैमिली में, लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, पुलिस वाले हो गए। मुझे उन्हीं से डर लग रहा होता है कि वही तोड़ देंगे मुझे, तो दूसरों को क्या कहना है। वो उस लड़के की जो है शर्ट पहन लेंगे जो आपने फिल्म में दिखाया होगा, वैसा रुमाल डाल लेंगे, तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ, कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर फिल्में बन रही हैं। और मेरे हीरो जो है वही कर रहे हैं। नहीं, हीरो मुझसे प्रभावित होकर फिल्में बना रहा है। जब इन फिल्मों को क्रिटिसाइज गलत किया है। जाता है तो इनके फैंस को लगता है कि इनकी खुद की पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नहीं, इनसे वो नहीं। वैलिडेशन कहीं ना कहीं मैं खुद छीनी रिकग्नाइज कर रहा हूँ कि इतना सारा खून बहुत खराबा दिखाने का खराबियां असली थी कारण, फिल्म में। मैं सच बताऊं दोस्तों तो ये है कि वायलेंस सेल्स। आमिर खान ने इसके बारे में एक बड़ी अच्छी चीज कही थी। वो आमिर भाई ने ही बोला हुआ है कि सेक्स और वायलेंस ही सेल हो रहा होता है, लेकिन इसमें मुझे रणबीर की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी है यार। और एक पूरी फिल्म के बाद अगर आपको बॉबी देओल का कैरेक्टर अच्छा लगे तो फिर मतलब विन विन ही है उनके लिए यार, उन्होंने मेहनत की है। एडिटिंग बहुत गंदी थी फिल्म की, लेकिन इतने they are not so talented, you know, in creating a story, in showing emotions, in creating situations. They depend heavily on violence and sex. हाँ Their physical देखी हुई है work. मैंने ये, ये बात सिर्फ बॉलीवुड के लिए ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के लिए भी एप्लीकेबल है। हर जगह ही होता है। जॉनर निकल के आया है फिल्मों का जिन्हें स्लैशर फिल्म या गोर फिल्म्स कहा जाता है। इमेजिन करो कोई बंदा अपने किसी दोस्त को कह रहा हो कि यार ये नया कब है, गोर फिल्म्स तो कब से आ रही हैं। कि यार देख एक नई गोर फिल्म आई है, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ उसमें देखने के लिए, उसे देखने चलते हैं। यार ऐसे कोई भी नहीं बोलता। मतलब 100 सीरीज आती है, फाइनल डेस्टिनेशन आती है, कोई भी, हम मेरी कम्युनिटी में तो सबको उल्टी आ रही होती, मुझे भी चिड़ी हो रही होती है। बहुत मजा आएगा वो जब हम किसी का सिर फटते हुए देखेंगे, किसी को चाकू से कटते हुए देखेंगे, ये सब देखकर बड़ा दिल खुश हो जाएगा हमारा। यार होती हैं इस तरह की पर्सनैलिटीज और होंगी, लेकिन वो फिल्म की वजह से नहीं वो हो रहे, बल्कि हो सकता है कि यार वो फिल्म देख के वो अपने अंदर का एग्रेशन उधर खत्म करके थिएटर से घर चले जाते हो। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है दोस्तों कि कुछ लोगों को इतना वायलेंस और खून खराबा देखना क्यों पसंद आता है। उनकी पर्सनैलिटी Usually ऐसी वो होती लोग है। होते हैं जो अपनी असल जिंदगी में पावरलेस और रिप्रेस्ड फील करते हैं, दबे हुए फील करते हैं। कोई इंसान जो अपनी रियल एग्रेशन कहीं और निकालते हैं फिर। पुलिसमैन के नीचे दबा हुआ है या अपने पेरेंट्स से घर में बहुत डांट खाता है। इस तरीके के लोगों को इस टाइप की गोर वायलेंट फिल्में सबसे ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि सिनेमा में जाकर वो इंसान खुद को हीरो की तरह इमेजिन कर सकता है।
उसे खुशी मिलती है देखते हुए कि यहाँ पर औरों को मारा काटा जा रहा है। पर एनिमल फिल्म में इसी तरीके के खून खराबे और ब्लड लस्ट को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाया गया है। यहाँ एक बंदा है जो दुश्मन को सिर्फ गोली नहीं मारेगा, वो अपने हाथों से जाकर दूसरे का गला घोटेगा, दूसरे बंदे को एक चाकू से उसका गला काटेगा। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं, इसे साइकोपैथ कहलाया जाएगा असल जिंदगी वो था वो भाई। में। और फिल्म के डायरेक्टर्स ऐसे सीन्स को ग्लैमराइज करते हैं, नहीं, स्टाइलिश तरीके से दिखाते हैं। इसका मुझे तो नतीजा नहीं ये लगा। हुआ कि 15 मिनट लंबा कंटिन्यूअस सीक्वेंस जिसमें भरपूर खून खराबा दिखाया जा रहा है। किसी ने ट्विटर पर सही कहा इस फिल्म के बारे में, ये फिल्म फॉर द एनिमल्स, ऑफ द एनिमल्स और बाय द एनिमल्स है। इस बात पे मैंने पॉइंट आउट किया, और वो आप जाके मेरी शॉर्ट देख सकते हो। अब आमतौर पर कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे कैरेक्टर को देखकर कहेगा कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको। मेंटली इल है। लेकिन फिल्म में जब ये सीन आता है और ये कैरेक्टर साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो उस बात को डिसमिस कर देता है। ऑडियंस को इतनी सीरियस तो वो सीन आपने खुद नहीं देखा कि वो थेरेपिस्ट के ऊपर चढ़ जाता है? तो वही तो मसला है। हम बंदा थेरेपिस्ट के साथ बात करता है, अपना मसला सॉल्व करता है, उसको कराना ही नहीं है सॉल्व, उसको पता है उसके अंदर मसले हैं। दिखाकर टाइम वेस्ट नहीं करना। एक के बाद एक सीन होना चाहिए जिसमें खून खराबा हो। जैसा आमिर खान ने कहा था, जो चीफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास कुछ और दिखाने के लिए नहीं होता, तो पैसे कमाने के लिए जितना ज्यादा ये सब हो सके वही दिखाते रहते हैं। क्योंकि सच बात पता है क्या, फिल्में ऐसी भी बनाई जा सकती हैं जिसमें वायलेंस दिखाया गया हो लेकिन उसे ग्लैमराइज ना किया जाए, उसे स्टाइलिश तरीके से ना दिखाया जाए, बल्कि ऐसा दिखाया जाए कि असल जिंदगी में ये वायलेंस होता है और इसका इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर। यार तो मुझे डेडपूल देखनी है 3 आर रेटेड, मुझे लोगन देखनी थी आर रेटेड बस, क्योंकि वो करेक्टर ऐसे हैं भाई। अब लेकिन वैसी रियलिस्टिक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतनी चलती नहीं है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है अनुराग कश्यप की फिल्में अगली, डेड गर्ल इन येलो बूट्स, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। ये ऐसी फिल्में हैं जो समाज पे एक कमेंट्री है, लेकिन लोगों को विलन की तरफ से वायलेंस नहीं देखना, उनका मूड खराब हो जाता है जब विलन। बदलापुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार पहले ही दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है, इस सिनेमा हॉल में भी ऐसा वायलेंस देखकर क्या करना, क्योंकि ऐसा वायलेंस देखने से आप डिस्गस्ट फील करते हो वायलेंस को लेकर, आप वायलेंस से रिपेल फील करते हो, नफरत होने लग जाती है आपको तो वायलेंस से। भाई जब गला कटा है, लोगों ने चीखें मारी हैं थिएटर में, लोगों ने आंखें बंद की हैं, लोगों को चिढ़ हुई थी। चाहता है सिर्फ एंटरटेनमेंट, हीरो की तरफ से वायलेंस देखने को मिले। आप अपने आप को इमेजिन करना चाहते हो कि आप जेम्स बॉन्ड हो, किल बिल हो, एनिमल का कैरेक्टर हो, और बहुत से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इसी चीज को समझ रहे हैं कि ये चीज आसानी से बिक जाती है, तो और यार मैं खुद अब देखो ना, रणबीर कपूर की वजह से मैं बाल लंबे कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे लंबे थे, मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों लंबे नहीं। लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब है कि मैं कल वाँ 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 लेके किसी को मारने निकल जाऊंगा। ये बनाओ और इस टाइप की वायलेंट और एक्शन फिल्में बनाओ। नतीजा ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट हर बड़े बजट की जो फिल्म आ रही है उसमें भरपूर एक्शन और वायलेंस देखने को मिलता है। एक फिल्म क्रिटिक ने अपने एनिमल के रिव्यू में कहा, हम साथ साथ है का टाइम गया, पब्लिक को एनिमल चाहिए। नहीं बड़ी नहीं अफसोस भाई, की बात है क्योंकि हम साथ साथ हैं एक हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा मैं आज तक देखता हूँ हम साथ साथ हैं, और अभी भी कोई अच्छी फैमिली फिल्म बने मैं देखूंगा। मैंने वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखी भाई, क्या हो गया। मैं हर मूवी देखता हूँ, अब मेरा काम ही है मूवी रिव्यूज करना। अब मुझे लगता है कि ध्रुव भाई से स्पेसिफिकली वही फिल्म देखते हैं जो बहुत ही ऊपर चल रही है, एक्सट्रीम। तो मैं तो वो वाली फिल्में भी देखता हूँ जो एक्सट्रीम नहीं है। माइंड से इंस्पायर्ड है, एक ऐसी फिल्म जो पूरा परिवार साथ में देख सकता है, एक ऐसी फिल्म जो दिल तक पहुंचती है और एक अच्छा यार हर चीज़ पूरी फैमिली ने साथ में नहीं देखनी होती ध्रुव भाई। मैंने GOT देखा, मैंने फैमिली के साथ नहीं देखा, मैंने और भी बहुत सारी सीरीज़ देखी, मैंने स्पार्टाकस देखा, मैंने फैमिली के साथ नहीं देखा। राठी भाई चलता है ये। हमने बीबी की वाइन्स देखी, हमने कैरी मिनाटी के शोज़ देखे, फैमिली के साथ नहीं देखे। मैंने आपकी वीडियोस भी फैमिली के साथ नहीं देखी ध्रुव भाई, हर बंदे का इंटरेस्ट नहीं होता सेम। पॉजिटिव मैसेज देती है समाज को। रामायण वाले वीडियो में मैंने बात करी थी भगवान राम के आइडियल्स को लेकर की, और इस वीडियो के से ही रिलेटेड मैंने भी इनका पूरा रिव्यू किया हुआ मेरे चैनल पे। हम्बल और कंपैशनेट है, स्ट्रॉन्ग। क्या मैंने इनकी गलतियां बताई थी उसमें। एक ऐसे इंसान को अच्छा मॉडल होना चाहिए हमारी सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी का, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे मॉडल्स पसंद नहीं है क्योंकि उनके खुद के अंदर कोई कंपैशन। ये हमारी आज की जनरेशन टॉक्सिक हो गई है, मैं एग्री करता हूँ। अब लोग सिर्फ उसी की तरफ जा रहे होते हैं जो टॉक्सिक बंदा होता है, और एम्पैथी नहीं है। और एक इंसान जिसके अंदर कोई कंपैशन नहीं होता, वो इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है, लिटरली एक एनिमल है। तो नाम ही ये रखा है उन्होंने,
तो नाम ही ये रखा है। संदीप बांगा की फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं कबीर सिंह और रणविजय, इनका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कबीर सिंह को कंसिडर नहीं करता हूँ, वो है ही नहीं रेस में। रणविजय एक अलग ही गेम है। कबीर सिंह दारू पीता है, ड्रग्स में एंगेज करता है। रणविजय चिल्लाता है, मारता है, गुस्सा होने पर अपनी बीवी के ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है। क्या इस तरीके का कैरेक्टर कोई रोल मॉडल बन सकता है क्या? हमने बोला बनाओ। लोग ऐसे कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं, वो अभी तक अपने आप को माचो मैन कहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक नया शब्द आया है सोशल मीडिया पर इन लोगों के लिए, सिस्टम अल्फा मेल। ये लोग अपने आप को अल्फा मेल कहते हैं, लेकिन अगर आप समझदार हो तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। दूर ही है भाई, नहीं देखनी चाहिए, फिल्म देखनी है, हर चीज देखनी है। अपने दिमाग को रिस्पेक्ट करो। और अगर आपके दोस्तों में कोई ऐसा है जो इस तरीके की फिल्में पसंद करता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो और उन्हें दिखाओ कि इस तरीके की फिल्में कैसे समाज के लिए कैंसर है। यार मेरे हिसाब से तो हर चीज़ ही कैंसर है, ठीक है ना। उस हिसाब से मेरा ये फ़ोन है, इसमें से भी रेडिएशन निकल रही है, तो कैंसर है, तो क्या फेंक दूं मैं इसको? मैंने वीडियो के दौरान ही सारा रिव्यू कर दिया है, लेकिन मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। कुछ पॉइंट्स अच्छे थे, वीडियो बहुत इधर उधर फैली हुई थी, मेन टॉपिक के ऊपर ये आई बहुत देर से, फिर उसके ऊपर बात हुई। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन टॉपिक्स को ये हाईलाइट करें ना, वो मूवी में हाईलाइट किए ही नहीं जा रहे। हाईलाइट तो तब होते ना कि एंड में ग्लोरीफाई किया जा रहा होता कि भाई उसने किया तो देखो उसकी जिंदगी खुश हो गई। नहीं, उसको सुकून ही नहीं मिला भाई। इतना कुछ करने के बाद, अपने बाप के कातिल को मारने के बाद भी एंड में उसका बाप मर रहा है और बाप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, बीवी छोड़ के चली गई, खुश वो हो ही नहीं रहा कहीं से, तो कैसे वो ग्लोरीफाई हो रहा है? किसी और मूवी की मैं मिसाल नहीं दूंगा, अब और बहुत सारी फिल्में होती हैं जिनमें फजूल की चीजें ग्लोरीफाई की जा रही होती हैं, और वो एक अलग चीज है। अब ये चीज ही आर रेटेड हो गई, ए रेटेड हो गई, ए सर्टिफिकेट हो गया, तो बच्चे कहाँ से वो चुन्नू पुन्नू क्यों गया थिएटर में? ये था मेरा रिव्यू। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई बात रह गई होगी तो हम उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।